नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि में। यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी टियर 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टियर 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, हमारा पहला टॉपिक है क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं, सेकेंड विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और तीसरा टॉपिक है जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत लेपन। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। आप देख सकते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत का चालक और कुचालक क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे विद्युत धारा का चालन होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का चालक कहते हैं। और इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का कुचालक यानी विद्युत रोधी कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक यानी अच्छे चालक होते हैं। और इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। धातुएं जैसे तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं। आप चित्र 11.1 को देखिए, इसमें बताया गया है हीन चालक और सुचालक। तो अब जानते हैं हीन चालक क्या होता है। तो याद रखिएगा वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल यानी धीमा होता है उन्हें हीन चालक कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टमाटर का रस का उपयोग करने पर बल्ब धीमा जलता है यानी धीमा दीप्त होता है। अब जानते हैं सुचालक। तो याद रखिएगा वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन तीव्र होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करने पर बल्ब तीव्रता से दीप्त होता है। तो अभी हम लोग जान रहे थे चालक पदार्थ के प्रकार को। इसमें हमने जाना हीन चालक, दूसरा सुचालक और थर्ड है कुचालक। तो याद रखिएगा वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे कि आसूत जल का उपयोग करने पर बल्ब दीप्त नहीं होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। और इसे भी जान लेते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। तो याद रखिएगा जब कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता हो, जिसके कारण संपरिक्षित्र का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह पॉइंट कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखा जा सकता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलईडी के बारे में बताया गया है। तो एलईडी का मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और इसे भी याद रखिएगा कि एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। और एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। और इसमें एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। और इसे भी याद रखिएगा कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। आप चित्र 11.3 में देख सकते हैं कुछ एलईडी। तो याद रखिएगा एलईडी का फुल फॉर्म होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है।
और एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं और एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। और इसे भी याद रखिएगा कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। और ये वाला पॉइंट सामान्य जानकारी के लिए बताया गया है कि जब हम आशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है और यह विद्युत का अच्छा चालक है। और जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं और खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है और इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। और इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। और जब साधारण लवण को अशुद्ध जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा कई रासायनिक परिवर्तन ला सकती है। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करती है, अब इसे जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करती है और रासायनिक अभिक्रिया में विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है और ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलियम निकलसन के बारे में। तो सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तो तथा इनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो याद रखिएगा, विलियम निकलसन एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे और उन्होंने 1800 में यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है विद्युत लेपन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आप चित्र 11.7 में देख सकते हैं, विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में विभाजित हो जाता है। तो याद रखिएगा, यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है और स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है। विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया कि विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं और यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया कि अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की
टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए में रिम आदि का क्रोमियम का लेप किया जाता है। और क्रोमियम का लेप करने का कारण यह है कि क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है और क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत की निक्षेपित कर दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि स्नानगृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिया के रिम आदि पर क्रोमियम का लेप किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है ये भी बताया गया, क्योंकि क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता और यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है और क्रोमियम महंगा है और किसी भी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि यह काफ़ी महंगा होता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आप चित्र 11.8 में देख सकते हैं कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं। तो ये सब क्रोमियम की परत चढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। मोटरसाइकिल का रिम हो गया, साइकिल का हैंडल हो गया, इस पर क्रोमियम का लेप चढ़ाया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों पर लोहे के ऊपर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है ये भी बताया गया है यहाँ पर। ऐसा करने का कारण है कि टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच सकते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। तो सबसे पहले हमने जाना चालक क्या होता है विद्युत का, सेकेंड विद्युत का कुचालक, और उसके बाद हम लोग ने जाना चालक पदार्थ के प्रकार। तो फर्स्ट हीन चालक के बारे में हम लोगों ने देखा। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं चालक पदार्थ के प्रकार। तो फर्स्ट हीन चालक। तो याद रखिएगा, वैसे पदार्थ जिसे विद्युत का चालन दुर्बल यानी धीमा होता है उन्हें हीन चालक कहते हैं। जैसे कि टमाटर का रस उपयोग करने पर बल्ब धीमा दीप्त होता है। सेकेंड है कुचालक। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत का चालन तीव्र होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करने पर बल्ब तीव्रता से दीप्त होता है। और थर्ड है कुचालक। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत का चालन नहीं होता उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे कि आसुत जल का उपयोग करने पर बल्ब दीप्त नहीं होता। और इसके बाद हम लोग ने जाना कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होता है। और उसके बाद विद्युत अपघटन। तो याद रखिएगा, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है और इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। और इनमें विलयन को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो याद रखिए, इनमें जो प्रयुक्त विलयन होता है उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। अब जानते हैं क्या है एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अनेक रंगों का होता है, जैसे कि लाल, नीला, हरा, सफ़ेद इत्यादि। और इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में भी एलईडी का उपयोग होता है, क्योंकि एलईडी ऊर्जा का बहुत कम खपत करते हैं और ये प्रकाश बल्ब तथा ट्यूब लाइटों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। इसलिए आजकल एलईडी का उपयोग अधिक हो रहा है। तो इसमें याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है और यह कई रंगों का होता है, जैसे लाल, नीला, हरा, सफ़ेद। और इसका उपयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में भी एलईडी का उपयोग होता है और एलईडी ऊर्जा का बहुत कम खपत करते हैं और ये प्रकाश बल्ब तथा ट्यूब लाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, इसलिए एलईडी का उपयोग अधिक होता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिया गया है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा ही सा था, इसलिए बहुत ही कम समय में हम लोग ने इसे कंप्लीट कर लिया। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन है चित्र से। तो दिए गए चित्र में बीकर में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव रखने पर बल्ब तीव्रता से जलेगा? तो यहाँ बताया गया है टमाटर का रस, नींबू का रस, आसुत जल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जैसे कि आपको चैप्टर में बताया गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल से बल्ब तीव्रता से जलेगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है, एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा, धन ध्रुव से। अगला क्वेश्चन चित्र से है कि उपयुक्त चित्र में तार के दोनों सिरों को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ और यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत का सुचालक है। छठा हमारा क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं कि जब चालन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। सातवां क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, सेकेंड रासायनिक प्रभाव, थर्ड भौतिक प्रभाव और फोर्थ विद्युत प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। तो याद रखिए, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। और एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नवा हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। 13वां हमारा क्वेश्चन है कि आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? तो आसुत जल में क्या मिलाया जाए? तो आम्ल, क्षार, लवण, ये किसी को भी मिलाएंगे तो यह विद्युत का चालन करने लगता है। दिए गए चित्र में आलू में नीला धब्बा बैटरी के किस ध्रुव को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन ध्रुव को दर्शाता है। यह क्रियाकलाप में बताया गया था। 15वां हमारा क्वेश्चन है कि पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जैसे कि आपको बताया गया था कि इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो याद रखिए, पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है और जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इसी पॉइंट के साथ, इसी प्रश्न के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है और क्लास 8 के साइंस में और 2 चैप्टर बचते हैं, अध्याय 12 और अध्याय 13। तो अगला चैप्टर हमारा होगा अध्याय 12, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। अगर टाइम मिले तो मैं कल और परसों ये दोनों वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।